Good morning to all of you. I am Sujata Sahu. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने आंसर्स एग्ज़ाम में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट 2 जल्द ही अपलोड होगा। सबसे पहले मैं विश करना चाहूँगी हैप्पी डॉटर्स डे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो इम्पोर्टेंट ईयर्स, नेम्स और फैक्ट्स होते हैं उसे अंडरलाइन करना चाहिए। जैसे आपने कोई आंसर लिखा, उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि ये नेम थोड़ा डिफरेंट है या फिर इसे और भी कुछ कहा जा सकता है। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ, महात्मा गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन दिया था, जिसे नई तालीम, नई शिक्षा, बेसिक शिक्षा भी कहा जाता है। तो ये जो डिफरेंट नाम उन्होंने दिए थे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे, तो आप उसे अंडरलाइन करके शो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूंगी आपको। जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी के बारे में पूछा गया है, तो एनसीईआरटी कब बना? 1 सितंबर 1961 को। तो आप ये डेट अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये इस्टेब्लिश कहाँ हुआ? सबसे पहले न्यू दिल्ली में, तो हमने उसे भी अंडरलाइन कर दिया है। यहाँ पे उसके कुछ फंक्शंस दिखा दिए गए हैं, तो आपको जो इम्पोर्टेंट लगे आप वो फंक्शंस लिख सकते हो। उसी तरह यहाँ पे यानी आपको अपने आंसर को अंडरलाइन करना है जहाँ जहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हों। नाउ कम टू सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि प्रेजेंट टाइप्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स इन सर्कल्स, बॉक्स एंड क्लाउड्स। यानी अगर आपके आंसर में टाइप्स पूछे गए हैं, कैटेगरीज पूछी गई हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स पूछे गए हैं, तो आप एक तो वे है सिंपल लिख दीजिए पैराग्राफ वाइज या फिर पॉइंट वाइज। लेकिन एग्जामिनर के पास अगर मान लीजिए टाइम नहीं है या फिर वो जल्दी में है, तो कभी कभी ये होता है कि आपने लिखा तो काफ़ी ज़्यादा है पैराग्राफ, लेकिन आप उसे प्रेजेंट नहीं कर पाए सही से, तो मार्क्स कहीं ना कहीं कम मिलते हैं। मतलब जितनी मेहनत बच्चा करता है, स्टूडेंट करता है, उसे उतनी मेहनत का उसे रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो आप इसे अलग से प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगी। यहाँ पे देखिए, ये बीएड का पार्ट है, मैकॉलेस मिनट, जो 4th सेमेस्टर से रिलेटेड है। यहाँ पे पूछा गया था कि मैकॉलेस मिनट जो मैकॉले ने दिया था, उसने एजुकेशन की हिस्ट्री में, इंडिया की एजुकेशन की हिस्ट्री में एक न्यू डायरेक्शन दी थी, तो इसमें कमेंट करना था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैकॉलेस मिनट, इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया। अब इसके अगर हम मेरिट्स की बात करें, इसके इम्पोर्टेंस की बात करें, तो उसे कैसे हम शो कर सकते हैं? यहाँ देखिए, इस तरह मेरिट्स ऑफ मैकॉले मिनट्स, इसको मैंने क्लाउड में प्रेजेंट किया है। जैसे मैंने इसकी खास बातें बताई हैं कि ये जो मैकॉले मिनट था, वो प्रोवाइड क्लियर पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, डेफिनेट पर्पस ऑफ एजुकेशन, ये सारी हेडिंग्स थी। और आप इसको इस तरह से प्रेजेंट करके आप बाद में इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो। अगर टाइम नहीं है तो आप इसे ईज़िली इस वे में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा, प्लस आपका जो आंसर होगा दूसरों से थोड़ा सा अलग होगा और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ रेड और ग्रीन पेन का यूज़ बिल्कुल ना करें। ओनली ब्लैक स्केच कलर यूज़ करें, ब्लैक जेल पेन यूज़ करें, ब्लू जेल पेन यूज़ कर सकते हैं, पर्पल यूज़ कर सकते हैं। और ये जैसे कि मैंने ब्लू जेल पेन लिया था, तो आप इस तरह से इसे शो कर सकते हैं। इससे आपका आंसर काफ़ी अच्छा लगेगा। थर्ड पॉइंट है, ब्रेक डाउन योर आंसर्स इन पार्ट्स। अब यहाँ पे पार्ट्स से ये मतलब है कि अगर आप, ये लॉन्ग के लिए है, अगर आपको लॉन्ग में कोई चीज़ पूछी गई है, कोई टॉपिक दिया है, तो आप पहले अपने आंसर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। सबसे पहले हम क्या बताएंगे उसके बारे में? इंट्रोडक्शन देंगे। यानी अगर मान लीजिए बेसिक एजुकेशन के बारे में पूछा गया है, तो आप ये बता सकते हो कि इसे किसने पहले दिया था,
महात्मा गांधी जी ने कब दिया था, कौन से ईयर में दिया था, इसकी खासियत क्या है, इसे और किस किस नाम से जान सकते हैं, और ये जो एजुकेशन था वो किसके लिए ये किसके लिए दिया गया था। तो ये जनरली 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के स्टूडेंट्स के लिए कहा गया था कि सभी बच्चों को, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे जो भी हो, चाहे जिस कास्ट से जिस रिलीजन से जिस भी कैटेगरी से आता है, उसे 6 से 14 साल तक के फ्री में एजुकेशन देनी चाहिए, फ्री और कंपलसरी। तो ये सब बातें हैं, तो आप ये इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि जो जहाँ जहाँ पे आपको लगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे आप अंडरलाइन कर दीजिए, और अंडरलाइन नहीं किया है तो आप चाहें तो उसे ब्लैक स्केच से अलग से लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब मेन बॉडी आप, जैसे अब उसमें और क्या क्या नई चीज़ें हुई, उसमें आप ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हो, प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हो, इम्पोर्टेंस लिख सकते हो, और अगर पैराग्राफ वाइज लिखना है तो पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं। तो मेन बॉडी जब आप लिखेंगे तो पैरा चेंज हो जाएगा। उसके बाद लॉन्ग में हम कॉन्क्लूज़न लिखते हैं, यानी नीचे जो भी आपने बताया उससे क्या कॉन्क्लूज़न निकलता है। तो यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगी कि कॉन्क्लूज़न हमेशा आपको पॉजिटिव वे में देना है। आप किसी भी चीज़ की बुराई नहीं कर सकते हैं और करनी भी नहीं चाहिए। तो हमें ये कोशिश करनी है कि जो भी आपने आंसर दिया है या फिर कोई आपसे सजेशन मांग रहा है तो हम हमेशा उसे पॉजिटिव सजेशन ही देंगे, और अपना जो आंसर हमने लिखा है ऊपर तो उसका हमेशा कंक्लूजन पॉजिटिव ही रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये लॉन्ग के लिए था। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है फॉर शॉर्ट आंसर। जैसे मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है और शॉर्ट आंसर्स आपको करने हैं, तो उसका तरीका मैं बताती हूँ। आप अपने आंसर को पॉइंट वाइज और डायग्राम से शो कर सकते हैं। यानी अगर आपको कुछ पूछा गया है, जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी के बारे में पूछ लिया वेरी शॉर्ट में या फिर शॉर्ट में, तो मैक्सिमम बच्चे 3 पेज या फिर 2 पेज लिखते हैं, राइट एंड लेफ्ट काउंट करके। ठीक, तो आप उसमें या तो पॉइंट वाइज दे दीजिए अपना आंसर, या तो उसे डायग्राम के रूप में शो कर दीजिए। यहाँ पे एग्जांपल लेंगे हम, जैसे ये है, व्हाट इज द, ये क्वेश्चन है मान लीजिए, व्हाट इज द बेसिक फीचर्स ऑफ एसएसए एंड रमसा। एसएसए मीन्स होता है सर्व शिक्षा अभियान, एंड रमसा मीन्स होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक, तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखिए एसएसए के बारे में अगर पूछा गया तो एक तरीका था कि हम पैराग्राफ वाइज लिख देते हैं और 1 पेज 2 पेज भर भर के लिखते हैं और एग्जामिनर शायद खुश हो जाते। लेकिन मैंने अवॉइड किया और मैंने पॉइंट वाइज लिखना इसे प्रेफर किया। यहाँ देखिए मैंने पॉइंट वाइज हर चीज़ लिखी है, प्लस जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने उसे सारी को अंडरलाइन किया है। उसके बाद रमसा, रमसा के फीचर्स पूछे गए थे और मैंने रमसा पॉइंट वाइज लिखा, और उसके भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो भी थे, इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस, फैक्ट्स, लाइंस, वो सब अंडरलाइन कर दिया। एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगी, अगर आपसे क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी जा रही है आपको उसी का आंसर देना है, आपको दुनिया की कहानी नहीं लिखनी है। क्योंकि साइंस, मैं स्पेशली सारे स्टूडेंट्स को कहूँगी, लेकिन साइंस वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बचपन से यही सिखाया जाता है कि जो भी पूछा गया उसका आप सटीक आंसर दें। ठीक, आपको इधर उधर की बातें नहीं करनी है, इससे एग्जामिनर पे अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है, क्योंकि एग्जामिनर भी इतना एक्सपीरियंस होता है कि उसे पता है कि बच्चे क्या सोचे, क्या वो कर रहे हैं। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फॉर साइंस स्टूडेंट्स स्पेशली फॉर बायो स्टूडेंट्स। ये टिप लॉन्ग के लिए है। जैसे मान लीजिए आपने लॉन्ग आंसर लिखा, अगर आपसे पूछ लिया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डाइजेशन प्रोसेस, डिफाइन बैक्टीरियल सेल, और इसकी इम्पोर्टेंस या फिर इसके क्या कहते हैं हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, या कुछ भी पूछ सकते हैं बायो में, रिप्रोडक्शन के बारे में पूछ लिया, मान लीजिए रेस्पिरेशन के बारे में पूछ लिया, तो लॉन्ग में आप सबसे पहले तो क्या
जो भी रेस्पिरेशन से आप समझते हो, या फिर डाइजेशन, या फिर रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, आप पहले उसके बारे में उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक। इंट्रोडक्शन में या फिर कुछ बता देंगे स्टार्टिंग में कि कैसे लाइफ से रिलेटेड है, क्यों ये चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद आप मेन बॉडी लिखेंगे, जो भी आंसर में क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके बाद मेन बॉडी ही में आपको अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पे डायग्राम्स की ज़रूरत है, तो आपको डायग्राम्स ज़रूर बनाने चाहिए। मैं बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने आंसर में डायग्राम ऐड करते हैं तो उससे आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने डायग्राम बनाया है बैक्टीरियल सेल का, ये देखिए, ये बैक्टीरियल सेल का डायग्राम है। तो मैं ये कहना चाहूँगी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट से कि जो मेन बॉडी जब आप लिख रहे हो लॉन्ग आंसर में, तो आपको लग रहा है कि डायग्राम बनाना चाहिए, तो आप ज़रूर बनाइए डायग्राम। और उसमें किन बातों का ध्यान रखना है वो हम जानेंगे। जैसे आपने डायग्राम बनाया, तो सबसे पहले तो आपको पेंसिल से बनाना है डायग्राम। मैंने यहाँ पे पेन से बनाया है क्योंकि आप लोग को समझाने के लिए। अदरवाइज आपको एग्ज़ाम में पेंसिल का ही यूज़ करना है। नो कलरफुल पेन, नो स्केच, नथिंग। उसके बाद सबसे पहली बात कि आपको जो भी डायग्राम आप बना रहे हो वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, ना ही खराब दिखना चाहिए। ओवर राइटिंग भी नहीं होनी चाहिए। प्लस बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी डायग्राम्स बनाते तो एरो कहीं लेफ्ट दिखा दिया, कहीं राइट दिखा दिया, कहीं अप में दिखा दिया, कहीं डाउन में दिखा दिया, कहीं बॉटम में, तो कहीं इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में। वो गलत वे है रिप्रेजेंट का। सही तरीका ये होता है कि आपकी जो लेबलिंग है, जो भी आप दिखा रहे हो कि ये डीएनए है या फिर ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल वॉल है, तो आपको हमेशा राइट हैंड साइड ही अपना जो डायग्राम आपने बनाया उसकी लेबलिंग करनी करनी है, ठीक। ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ पे देखिए बैक्टीरियल सेल का डायग्राम है। मैंने इसे पेन से बनाया है, लेकिन आप लोग को पेंसिल से बनाना है। तो यहाँ पे देखिए सारी लेबलिंग जो भी मैंने की है वो राइट हैंड साइड की है। जैसे मैंने यहाँ पे कैप्सूल बताया, आउटर जो लेयर है उसे कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद क्या है, सेल वॉल है। उसके बाद जो आप ये डॉटेड डॉटेड लाइंस देख रहे हैं वो राइबोसोम है। और डीएनए इंक्लूजन या फिर हम ये जो भी देख रहे हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सारी चीज़ें बीच में जो भी ये फ्लूइड है इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रोप जैसा, ये न्यूक्लियर एरिया है जहाँ पे डीएनए मिलता है। उसके बाद प्लाज्मिड देख रहे हैं आप, और उसके बाद मेसोसोम। और ये जो सीलिया टाइप के हैं इसे सीलिया भी कहते हैं। जो छोटा सा स्ट्रक्चर होता है उसे सीलिया कहते हैं, लेकिन जो ज़्यादा लंबे लंबे जैसे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसे फ्लैजिला कहते हैं। उसके बाद है फिम्ब्रेई, इसे सीलिया भी कहा जाता है। उसके बाद ये ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर इंक्लूजन है। अब ये, हाँ, आपने डायग्राम बनाया, उसके नीचे आपको उसका नाम ज़रूर मेंशन करना, और वो नाम सेंटर में होना चाहिए, ना लेफ्ट होना चाहिए ना राइट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरियल सेल, तो ये बैक्टीरियल सेल का डायग्राम है। तो इसे मैंने यहाँ पे लिखा और अंडरलाइन किया है। तो ये 5 टिप्स थे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जिसे आपको याद रखना है। पार्ट 2 जल्दी आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।